हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू स्टडी आईएएस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम यहाँ पर इंडियन आर्ट एंड कल्चर बुक कवर कर रहे हैं, जो कि नितिन सिंघानिया द्वारा लिखी गई बुक है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ यूपीएससी, क्योंकि यहाँ से यूपीएससी काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछता है। स्टैटिक पोर्शन से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसी वजह से हम यहाँ पर बुक को कवर कर रहे हैं और काफ़ी सारे डिटेल में हम लोग जो है इस बुक को कवर कर रहे हैं। आपने अगर प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको पता होगा कि कितनी ज़्यादा डिटेल में ये बुक कवर करी गई है। ठीक है, ऑलमोस्ट सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं लेक्चर में पढ़ा दी गई हैं। तो गाइस, आपको क्या करना है, आपको लेक्चर देखना है, साथ ही साथ आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको बुक में जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रोवाइड करी गई हैं वो सब कुछ आपको यहाँ पे दे दिया गया है, तो आप नोट्स बना सकते हैं यहाँ से। तो गाइज़, यहाँ पर हमने जो पिछला हमारा लेक्चर है उसमें क्या कवर करा था, हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने अपना चैप्टर नंबर 12 को ख़त्म किया है, रिलीजन्स इन इंडिया। और रिलीजन्स इंडिया में हमने काफ़ी सारी चीज़ें, जो जितने सारे रिलीजन्स हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में कवर करा है। सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जितने हैं उन सब वो सारी चीज़ें हम लोगों ने उसमें कवर करी हैं। आपने अभी तक देखा नहीं है तो आप जाकर देख सकते हैं। जितने भी हमने रिलीजन कवर करें जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि हमारा हिंदुइज्म हो गया, बुद्धिज़्म, जैनिज्म, ये तो मतलब समझ लो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं इससे। ठीक है, उसके बाद और सारे रिलीजन्स जैसे क्रिश्चियनिटी हो गया और ये सारी रिलीजन्स हमने, जुदाइज्म, इस्लाम, ये सब कुछ कवर कर लिया है, तो आप जाकर वो सब देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13। स्टार्ट करेंगे इंडियन लिटरेचर। इंडियन लिटरेचर में हम लोग बात करने वाले हैं जितनी भी हमारे जैसे कि वेदास हो गए, हमारे पुराण्स हो गई और महाभारत हो गया, और उसके बाद हमारी भगवत गीता। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई, रामायण हो गई, तो ये सब क्या कहलाता है, हमारी लिटरेचर्स हैं। ठीक है, और बाकी सारे रिलीजियस में जो लिटरेचर्स हैं उनके बारे में कवर करेंगे हम इस चैप्टर में, और डिटेल में जानेंगे कि इसका जो है ये चैप्टर क्या कहना चाहता है और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो गाइज़ चलते हैं आगे। अगर आपको गाइस कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जितने भी आपको अगर प्रिपरेशन से अपने प्रिपरेशन के रिगार्डिंग अगर कोई प्रॉब्लम होती है या फिर अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग प्रॉब्लम होती है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऑफ स्टडी आईएएस। आप देख सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही साथ आप यहाँ पर इंस्टा पे बता सकते हैं, फेसबुक पर, और मेल भी कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को, वी विल सॉर्ट इट आउट। ठीक है, तो गाइज़ यहाँ पर और अभी अनअकैडमी प्लस के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, चलते हैं वहाँ पर। 3 जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बैच स्टार्ट होने वाले हैं, जो कि आपको यूपीएससी सीएससी 2020 और 21 की प्रिपरेशन कराएंगे। 6 जुलाई से ये बैच स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज़ आप जाकर इसके लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं तीनों ही लैंग्वेज में जो है बैचेस अवेलेबल हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाइलिंगुअल है, हिंदी है और इंग्लिश जीएस बैच कोर्स है, तो आप जिसमें आप कंफर्टेबल हो देन यू कैन गो फॉर इट। उसके बाद आप देख सकते हैं, अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेते वक्त क्या करना है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जिससे आपको डिस्काउंट मिल सकता है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट। अगर आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं या फिर 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, दिस इज टोटली अप टू यू गाइज। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते वक्त यूपीएससी वाईटी कोड का इस्तेमाल करते हैं, इसको यूज़ करते हैं, देन यू कैन गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ। आपको क्या हो, एक डिस्काउंट मिल सकता है। ठीक है, तो गाइज डिस्काउंट के लिए आपको ये कोड इस्तेमाल करना है, आप कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने मेन लेक्चर के ऊपर कि आज हमें पढ़ना क्या है, तो देखेंगे आज अपने लेक्चर को। तो चलिए वहाँ पर चलते हैं वापस। तो गाइज सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे अपना इंडियन लिटरेचर का। इंडियन लिटरेचर का इंट्रोडक्शन क्या है? ठीक है, जो वर्ड लिटरेचर है, अब ये जो वर्ड लिटरेचर है हमारा, ये कहाँ से निकल के आया है? ये डिराइव हुआ है एक लैटिन वर्ड लिटरेचुरा। ठीक है, स्पेलिंग देखो आप, डिफरेंस है, LITTERATURA। ठीक है, जो वर्ड लिटरेचर है ये निकल के आया है एक लैटिन वर्ड लिटरेचुरा से, याद रखना। साथ ही साथ एक राइटिंग फॉर्म लेटर्स की, जो कि राइटिंग फॉर्म, सही बात है, लेटर्स होंगे तभी तो यहाँ पर कुछ चीज़ हमारी लिटरेचर कही जाएगी। और यहाँ पर एक कोई किसी भी फॉर्म में राइटिंग होगी, ठीक है, उसे यहाँ पर कहा गया है। और ये क्लासीफाई करी गई है 2 टाइप में, 2 फॉर्म में यहाँ पे क्लासीफाई करी गई, एक फिक्शन और नॉन फिक्शन। अब गाइज मैं आपको फिक्शन और नॉन फिक्शन के बारे में बताता हूँ। ये 2 टाइप में जो हमारा लिटरेचर बटा हुआ है। सबसे पहले जो फिक्शन है वो कौन सा लिटरेचर होता है? लिटरेचर इन द फॉर्म ऑफ प्रोज, स्पेशली नॉवेल्स। ठीक है, यानी कि जैसे नॉवेल्स वगैरह होते हैं जो प्रोज फॉर्म में लिखे जाते हैं, पोइट्री अलग होती है, प्रोज अलग। प्रोज फॉर्म में जो लिखे जाते हैं वो हमारे फिक्शन होते हैं, और जो हमारे एक फैक्ट्स बताते हैं, फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन बताते हैं, वो होते हैं हमारे नॉन फिक्शन। ठीक है, जो फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन बताते हैं, ठीक है, वो होते हैं हमारी नॉन फिक्शन। उसके बाद ये जो क्लासिफिकेशन है ये बटी हुई है पोइट्री और प्रोज के बेसिस पे, यहाँ पे ये बटी हुई है। साथ ही साथ जो ये ब्रॉड कैटेगरीज हैं, डिस्टिंक्शंस यहाँ पर इनके जो बीच में डिफरेंसेस है वो हम कैसे देख सकते हैं? नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, ड्रामाज, नॉवेला, यहाँ पर ये सारी चीज़ें, इन सब में जो है लिटरेचर का इस्तेमाल किया जाता है। अब लिटरेचर जो है एंशिएंट इंडिया की वो देखेंगे हम। ठीक है, एंशिएंट इंडिया में लिटरेचर किस तरीके की थी? ठीक है,
क्या क्या हमारे वेदास थे, वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। एंशियंट इंडिया लिटरेचर जो है ये डिफाइन करता है क्या, एक कॉमन परसेप्शन, ठीक है, एक कॉमन यहाँ पर आप देख सकते हो एक नॉलेज को यहाँ पर बताता है, जो कि कन्फाइंड करा गया है एक सैक्रेड टेक्स्ट में। सब कुछ मिला के लिखा हुआ है, एक टेक्स्ट में लिखा हुआ है। सैक्रेड टेक्स्ट कौन सा है, वो वेदास और उपनिषद, दोनों को कवर करेंगे डिटेल में, और आपको क्लियरली समझ में आने वाला है आज वेदास और उपनिषद, ठीक है। जो ये लिटरेचर है यहाँ पर पूरा का जो पूरा कन्फाइंड लिखा गया एंशिएंट टाइम का जो है, वो वेदास और उपनिषद का हम बात करेंगे कि वेदास कौन सी लैंग्वेज में लिखे गए थे। ये हमारा ऋग्वेदा हो गया, और अथर्ववेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, ठीक है। तो ये सब कौन सी लैंग्वेज में लिखे गए थे, उपनिषद से हमारे कौन सी लैंग्वेज में लिखे गए, ठीक है। ये सारी बातें अभी हम जानेंगे, जैसे कि महाभारत, रामायण हो गया। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो लिटरेचर हैं ये ज़्यादातर प्रकृत लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। प्रकृत याद रखना, प्रकृत लैंग्वेज जो कि कॉमनली बोली जाती थी लोगों के द्वारा, प्रकृत लैंग्वेज में लिखे गए हैं, जो कि एक रियलिज्म का बताती थी कि हाँ भाई एक रियल चीज़ है, एक रियल चीज़ बता रही है जो हमारी लिटरेचर है। उसके बाद कुछ मोरल वैल्यूज़ को यहाँ पर सिखाती थी वो, ठीक है। उसके बाद जो मोस्ट पॉपुलर सेट ऑफ वर्क है एंशिएंट पीरियड का, वो है वेदास, यानी कि जो ज़्यादातर एक जो फेमस आप कर लोगे, जो फेमस काम है एंशिएंट टाइम का, जो लिटरेचर एक फेमस लिटरेचर है एंशिएंट टाइम की, वो है हमारी वेदास, ठीक है। वेदास जो कि यहाँ पे सैक्रेडली टेक्स्ट करी गई है, रिलीजियस रिचुअल्स के लिए इस्तेमाल करी जाती है, ठीक है। हमारे धर्म वगैरह और जो हमारे रीति रिवाज होता है उनके लिए इस्तेमाल करी जाती है। साथ ही साथ जो डेली सिचुएशंस होती हैं उनके लिए यहाँ पर ये हमारे वेदास को इस्तेमाल करा जाता है। उसके बाद जो ये सेक्शन है ये और भी चीज़ें कवर करता है, यानी कि एंशिएंट इंडिया हमारा और भी चीज़ें कवर करता है। क्या क्या, एपिक्स, यानी कि हमारे जो हमारे यहाँ पे हो गए महाकाव्य हो गए, एपिक्स और लिरिकल वर्क्स, ठीक है, ये भी कंपोज करे गए थे। और जो दो मेजर लैंग्वेजेस में कंपोज करेगा एंशिएंट पीरियड में, संस्कृत और प्राकृत। आप देख सकते हो जो किस लैंग्वेज का सबसे ज़्यादा रोल है, संस्कृत और प्राकृत। संस्कृत जो है वो टफ मानी जा रही थी, और जो प्राकृत है ये कॉमनली यहाँ पर यूज़ करी जाती थी, ठीक है। इस चीज़ से आप याद रख सकते हो। उसके बाद चलो वेदास पढ़ते हैं सबसे पहले, है ना। वेदास के बारे में, जो वर्ड वेदा है ये क्या सिग्निफाई करता है। अब ये वर्ड वेदा, वेद जिसे कहते हैं, वेद कहें, वेदा कहें, ठीक है। अब ये वेद वर्ड क्या बताता है, ये बताता है एक नॉलेज और टेक्स्ट, जो कि यहाँ पर एक्चुअली अबाउट प्रोवाइडिंग ह्यूमंस अबाउट नॉलेज टू कंडक्ट, यानी कि ये क्या चीज़ सिखाता है हम लोगों को, ये चीज़ सिखाता है कि जो ह्यूमंस हैं उनको अपनी जो एंटायर लाइफ है, पूरी की पूरी जो अपनी ज़िंदगी है अर्थ के ऊपर, उन्होंने कैसे कंडक्ट करनी है, कैसे जीनी है, ये सारी चीज़ें जो हमारी वेद बताती हैं। और ये लिखा गया एक बहुत ही ज़्यादा हाईली स्टाइलिश्ड पोएटिक स्टाइल में, ठीक है। ये लिखे गए थे, आप याद रखना, हाईली स्टाइलिश पोएटिक स्टाइल में। जो लैंग्वेजेस होती हैं वो लैंग्वेजेस एकदम भरी हुई थी, भरपूर सिंबल्स और मिथ्स का इस्तेमाल करा गया था, ठीक है। सिंबल्स का और काल्पनिक कथाओं का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करा गया था वेद में। उसके बाद जो वेदास हैं इनिशियली पहले जो सबसे पहले ये मुंह द्वारा बोली गई, ठीक है। जब यहाँ पर ब्राह्मण फैमिलीज़ का जनरेशन हुआ उनके द्वारा यहाँ पर ओरली यहाँ पर वेदास का जो है यहाँ पर करा गया, ठीक है, इंट्रोड्यूस करा गया। फिर उसके बाद जो हिस्टोरियंस है हमारे, हिस्टोरियंस का अनुमान लगाया गया है कि ये जो कंपाइल्ड करी गई, यानी कि सब एक जगह, सब एकजुट करके एक जगह पर लिखी गई, सैक्रेड टेक्स्ट बनाया गया, ये कंपाइल करी गई। ये जो टाइम पीरियड है इसके बीच याद रखना इसको, अब टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। जो वेदास को कंपाइल करा गया 1500 BC टू 1000 BC के यहाँ पर बीच में इसको कंपाइल करा गया। 4 टाइप्स के वेदास हैं, इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने काफ़ी बार कवर करा है, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था इनके बारे में, हिंदुइज्म है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, ठीक है। इनके बारे में मैंने डिटेल में सारी चीज़ें बताई थी, मैं आपको फिर बताने वाला हूँ जो लिटरेचर है इनका। अब वर्क जो हमारे वेदास है उनमें अब 4 टाइप्स के वेदास कौन कौन से हैं। एक ऋग्वेदा हो गया हमारा, यजुर्वेदा, सामवेदा और अथर्ववेदा। ये जो है ज़्यादातर लिखे हुए हैं वैदिक सीयर्स में, ठीक है। वैदिक सीयर्स यहाँ पे कहोगे, लिखे हुए नहीं, लिखे गए हैं वैदिक ऋषि मुनियों के द्वारा, ठीक है, वैदिक ऋषियों के द्वारा लिखे गए हैं। और जो पोएट्स यहाँ पर क्या कहलाते हैं, ऋषिज, ठीक है। जो यहाँ पर पोएट्स क्या कहलाते हैं, ऋषिज, जो कि यहाँ पर क्या चीज़ें बताते हैं, जो कि अपनी पोयम में, ठीक है, और पोएट हैं तो पोयम लिखेंगे, पोयम में अपनी क्या बताते हैं, ये लोग ये चीज़ बताते हैं, अपनी कल्पना करते हैं किस चीज़ की, जगत संबंधी रहस्य की, ठीक है, जगत से, यानी कि अपनी जो अपने वर्ल्ड से रिलेटेड जो है यहाँ पर जो कॉस्मिक मिस्ट्रीज जो हैं, यानी कि जो जगत संबंधी रहस्य की यहाँ पर ये लोग चीज़ें अपनी पोयम में बताते थे, ठीक है, ऋषि जो होते थे। और ये सब लिखे गए हैं एक फॉर्म ऑफ संस्कृत पोइट्री में, ठीक है। अब ये सब किस लैंग्वेज में लिखा गया है, संस्कृत पोइट्री में, याद रखना संस्कृत में लिखा गया है। उसके बाद जितने भी वेदास हैं उन्होंने जो प्रोमिनेंस था, इनका जो सबसे ज़्यादा प्रमुखता दी उन्होंने यज्ञ यानी सैक्रिफाइस के ऊपर, यानी अपनी जो सबसे ज़्यादा सैक्रिफाइस किस चीज़ के लिए यहाँ पर करा गया है, अपनी डिज़ायर्स के ऊपर, चाहत के ऊपर। खासकर ये कहा जाता था हमारे जो ब्राह्मण्स वगैरह हैं इन सब के द्वारा, मुनीस के द्वारा, ऋषिस के द्वारा यहाँ पर ये कहा जाता था कि
अगर हम अपनी चाहते ख़त्म कर देंगे तो हम जल्द से जल्द अपने मोक्ष को अचीव कर पाएंगे, ठीक है, एक सैल्वेशन को अचीव कर पाएंगे, मोक्ष का रास्ता हम अपना सकते हैं अगर हम अपनी चाहतों को अपनी कंट्रोल रख सकते हैं, अपनी डिज़ायर्स को जो है वो अपने कंट्रोल में रख सकते हैं, तो ठीक है, तो सैक्रिफाइस करना अपने डिज़ायर्स का। अब जो ब्राह्मण्स हैं, उसके बाद उपनिषद, आर्यंकास, ये सब जो है वेदा में आती हैं, ये वेदा के साथ हैं। तो अभी हम ब्राह्मण्स के बारे में, साथ ही साथ उपनिषद और आरण्यकास के बारे में भी हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग ऋग्वेदा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऋग्वेदा हमारा आता है, वेदा में हमने अभी पढ़ा था 4 टाइप्स के वेदा हैं, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा। तो सबसे पहले आता है हमारा ऋग्वेदा। अब जो ऋग्वेदा है ये एक ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग वेदा है, याद रखना, सबसे पुराना हमारा ये चारों वेदा में से सबसे पुराना वेद है। उसके बाद इसमें कंसिस्ट हैं 1028 इंडिविजुअल संस्कृत हिम्स, ठीक है, हिंस्क्रिप्ट्स का हो, आप कहोगे तो भजन संग्रह का हो, स्तोत्र का हो, ठीक है। यहाँ पर ये जो है इसमें कंसिस्ट हैं, इसमें है 1028 जो है हमारे हिम्स हैं, संस्कृत में है, वो संस्कृत में भजन संग्रह। उसके बाद ये भी कहा जाता है कि एक वन ऑफ द फर्स्ट एक्सटेंसिव कंपोजिशन है इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव, बहुत ज़्यादा बड़ा कंपोजिशन है इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का, जो कि सर्वाइव करा किसके लिए, पेरुजल, अवलोकन के लिए यहाँ पर जो है ये सर्वाइव करा। उसके बाद जो हिस्टोरियंस के बीच में फिर आर्ग्यू करते हैं, हिस्टोरियंस क्या आर्ग्यू कर रहे हैं कि जो कंपाइल करा गया अराउंड 1200 to 900 BC, ठीक है। अब वेदास को याद रखना, वेदास को कम कंपाइल करा गया था, अभी हमने पढ़ा है ना पीछे, जल्दी से वीडियो को पॉज करो, अगर याद हो तो आपको जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, वरना मैं बताता हूँ। वेदास को जो है अभी 1500 BC से लेके 1000 BC के बीच में कंपाइल करा गया था, याद रखना। अब जो ऋग्वेदा है वो हमारा 1200 to 900 BC के बीच में जो है इसे कंपाइल करा गया, ये हिस्टोरियंस का कहना है, ठीक है, हिस्टोरियंस आर्ग्यू करते हैं। और जो फोकस है वेदा का, ये ज़्यादातर ये लोग वर्ल्डली प्रॉस्पेरिटी और नेचुरल ब्यूटी के ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है, एक वर्ल्डली समृद्धि के ऊपर और जो हमारी नेचुरली प्रकृति की सुंदरता है उसके ऊपर ये लोग ज़्यादातर फोकस करते हैं। उसके बाद जो टेक्स्ट है ये ऑर्गेनाइज में, ये जो टेक्स्ट है 10 बुक्स में जो पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज करा गया है, पूरा का पूरा जो हमारा ऋग्वेदा है 10 बुक में कंप्लीट करा गया है, जिसे हम लोग मंडल्स कहते हैं, और ये अलग अलग एज और अलग अलग लेंथ्स में जो है डिफर करते हैं। उसके बाद फर्दरमोर यहाँ पे जो हर एक मंडल है, ठीक है, हर एक मंडल यहाँ पर उसमें हर एक मंडल में सेवरल सुक्ताज हैं, ठीक है, सुक्ताज यानी हिम्स कह लो, हिम्स यानी भजन संग्रह, काफ़ी सारे इसमें भजन संग्रह भी हैं। उसके बाद जो कि यूजुअली इस्तेमाल कर जाते हैं सैक्रिफाइशल पर्पसेस के लिए, यानी कि कौन से पर्पसेस, जैसे मैंने अभी बताया था कि सैक्रिफाइस करना, सैक्रिफाइस करने पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया। आप सैक्रिफाइस वर्ड देखोगे ना, ये आगे तक इस्तेमाल करा गया है। उसके बाद जो पूरा का पूरा ऋग्वेदा हिम्स है, पूरा जो ऋग्वेदा का यहाँ पर भजन संग्रह है, ये डेडिकेट करता है काफ़ी सारे जो है डीटीज़, काफ़ी सारे देवताओं को, यहाँ पर देवताएं जो हैं, हमारे देवता जो होते हैं उनको काफ़ी सारे देवताओं को जो है वो डेडिकेट करता है। इन पर्टिकुलर दे चीफ डीटी, यानी कि सबसे पहले एक जो उनके चीफ डीटी हैं, जैसे इंद्र जी, यहाँ पर इंद्र भगवान के लिए सबसे ज़्यादा ये लोग ये जो है डेडिकेट करते थे भजन संग्रह को। नेक्स्ट आता है हमारा ऋग्वेदा के बाद अथर्ववेदा, है ना। अब अथर्ववेदा को कंप्लीट करेंगे। अब जो ये वेदा है इसे क्या यहाँ पर ब्रह्म वेदा भी कहा जाता है, और ये विशेषता बताता है 2 ऋषिज की, ठीक है। अब 2 ऋषिज से यहाँ पर इसका यहाँ पर कुछ चीज़ नाम बताऊँगा मैं आपको, एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब यहाँ पर 2 ऋषिज की विशेषता बताता है। एक पहले ऋषि का नाम क्या है, अथर्व, दूसरे ऋषि का नाम क्या है, अंगिर, ठीक है, रिस्पेक्टिवली यहाँ पर दोनों के नाम हैं। उसके बाद इनके एसोसिएशन, और यहाँ पे दोनों ऋषिज के नाम पर ही इसका जो ओल्डन टाइम का नाम था वो क्या था, अथर्व अंगिरास, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो अथर्व के साथ साथ इनका यहाँ पर जो दूसरा नाम है अंगिरा, यहाँ पे अथर्व अंगिरास, ठीक है। तो यहाँ पर इनका नाम पड़ा जो है, ये इसका दोनों को कंबाइन करके ऋषि को यहाँ पे दोनों का नाम कंबाइन करा गया। ये विशेषता अथर्ववेदा की विशेषता बताता है ये, ठीक है। उसके बाद ये ज़्यादातर कंसर्न रहा पीस और प्रॉस्पेरिटी को देखने के, ह्यूमन सोसाइटी में, यानी कि शांत और स्वभाव मेंटेन करने के, शांत और समृद्धि के लिए यहाँ पर ज़्यादातर काम किया, और कवर किए सारे एस्पेक्ट्स मैन की डेली लाइफ में, यानी कि जो मैंस की डेली लाइफ में जो चीज़ें होती थी उनको एस्पेक्ट्स को सारे अथर्ववेदा में कवर करा गया। और ये लोग ज़्यादातर फोकस करते थे सेवरल एलिमेंट्स को ट्रीट करने के लिए, यानी कि काफ़ी सारी जो बीमारियां हैं उनसे कैसे बचा जाए, उनका जो ट्रीटमेंट है ये सब अथर्ववेदा में डाला गया। उसके बाद 2 मेजर रिसेंशंस आए, 2 मेजर शाखाज हैं इस टेक्स्ट की, वो कौन कौन सी हैं, यहाँ पे आप नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लो, पेन पेंसिल लेके बैठा करो, आप जो चीज़ें मैं बताता रहूँ वो इंपॉर्टेंट है, हाईलाइटेड है, वो आप नोट डाउन करते रहा करो, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ें नहीं समझ में आती हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी डाल दिया करो, तो हम रिप्लाई कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लोग अभी पढ़ रहे थे 2 मेजर हमारी शाखाएँ हैं इसकी टेक्स्ट की, वो कौन कौन सी हैं, पाइपलट और साउंकिया, ठीक है, ये 2 शाखाएँ हैं उसकी।
उसके बाद जो मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट जो है डील करता है किससे, हीलिंग और ब्लैक और वाइट मैजिक के, काला सफ़ेद जादू, उसके साथ स्पेकुलेशन जो कि यूनिवर्स में क्या क्या चेंजेस होंगे, अंदाज़ा लगाना, ठीक है, अंदाज़ा मारना। साथ ही साथ यहाँ पर और क्या चीज़ें जो हर दिन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना एक हाउस होल्डर की लाइफ में, वो सारी चीज़ें जो हैं इसमें हमारे इस टेक्स्ट में कवर करी गई। नेक्स्ट आता है हमारा यजुर्वेदा। ठीक है, यजुर्वेदा, अब जो नेम यजुर है ये क्या बताता है, यजुर नेम बताता है एक वेद जो कि कंसंट्रेट करे राइट्स और मंत्रास पे, यानी एक धार्मिक रिवाज, साथ ही साथ जो मंत्र होते हैं उस चीज़ के ऊपर ज़्यादातर कंसंट्रेट होता है यजुर्वेदा में। उसके बाद ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैक्रिफाइसेस के ऊपर काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से सैक्रिफाइस, मैं कह रहा हूँ ना सैक्रिफाइस वर्ड आगे तक यूज़ होगा। ठीक है, यहाँ पर सैक्रिफाइस, यहाँ पे भी सैक्रिफाइस जो प्रेवलेंट है। उसके बाद दो मेजर शाखाएं इसमें, शाखा के संहिता। ठीक है, दो संहिताएं यजुर्वेदा में, पहली है शुक्ल, ये वाइट और प्योर, ठीक है, एक सफ़ेद और एक पवित्र। उसके बाद कृष्ण, कृष्णा यहाँ पर जो है ब्लैक और डार्क से यहाँ पर कहा गया है, दो संहिता हैं। उसके बाद जो ये संहिताएं इन्हें क्या कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन अगर आ जाए इन संहिता को क्या कहा जाता है, वज्रसेनाएं संहिता और तैत्तिरीय संहिता। जो यजुर्वेदा है ये प्रीडोमिनेंटली यहाँ पर एक रिचुअल वेदा है, एक धर्म से रिलेटेड जो चीज़ें यहाँ पर जो रीति रिवाज है उसको ज़्यादातर फॉलो करता है। और यहाँ पे रीति रिवाज को फॉलो, यहाँ पर जो यजुर्वेदा इसके अंदर जो है काफ़ी सारे रीति रिवाज लिखे हुए हैं। ठीक है, अब रीति रिवाज होंगे तो ये गाइड बुक कहलाएगी नहीं कहलाएगी, यानी कि सारे रीति रिवाज इसमें लिखे हुए हैं, अब यहाँ पर इसी को देखते हुए फॉलो करना है। तो ये एक गाइड बुक का काम करती थी ऋषिज और प्रीस्ट के द्वारा। ठीक है, प्रीस्ट के लिए ऋषिज जो होते थे और साथ ही साथ जो पंडित्स होते थे उनके लिए गाइड बुक का काम करती थी, जो कि यहाँ पर कंडक्ट करते थे सैक्रिफिशियल रिचुअल्स को। उसके बाद आता है नेक्स्ट और लास्ट हमारा वेदास का जो हमारा फोर्थ पार्ट है वो हमारा सामवेदा है ना। सामवेदा यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो इसका नेम है कब पड़ा, आफ्टर समन, मेलोडी के बाद इसका नेम पड़ा। और ये कंसंट्रेट किस चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट करता है, मेलोडी और सॉन्ग्स के ऊपर, एक मधुर गीत के ऊपर यहाँ पर इसका कंसंट्रेट करता है। उसके बाद यहाँ पर काफ़ी सारे हिम्स हैं, हिम्स यानी कि वही भजन संग्रह जो कि डिटैच्ड हैं, जिसमें वर्सेस हैं काफ़ी सारे, जो छंद जिसे कहते हैं हम लोग, अलग अलग छंद हैं। 1600 राग हैं, म्यूज़िकल नोट्स जिसे हम नोट्स कहते हैं, जिसको हमने म्यूज़िक चैप्टर कंप्लीट करा था है ना, म्यूज़िक में हमने राग के बारे में पढ़ा है। 1600 राग हैं, म्यूज़िकल नोट्स और साथ ही साथ रागनीज हैं। और बिकॉज ऑफ द लिरिक नेचर, अब टेक्स्ट का जो है एक लिरिक नेचर है, तो यहाँ पर इसे क्या कहते हैं, बुक ऑफ चैंट्स। बुक ऑफ चैंट्स भी कहा जाता है क्योंकि इसमें एक लिरिक नेचर है, यानी कि गाने के टाइप में लिरिक्स वगैरह लिखे गए हैं, तो इसे बुक ऑफ चैंट्स भी कहा जाता है। जैसे कीर्तन वाली बुक कही जाती है ना, कीर्तन वाली किताब। और यहाँ पर ये क्या बताती है, जो इंडियन म्यूज़िक डेवलप हुआ वो हमारा वैदिक पीरियड से ही डेवलप हुआ। याद रखना, इंडियन म्यूज़िक कब से हमारा स्टार्ट हुआ, वैदिक पीरियड से स्टार्ट हुआ। चलते हैं आगे अब आते हैं ब्राह्मण्स के ऊपर। अभी हमने 3 चीज़ें और देखी थी, ब्राह्मण्स, अरण्यकाज और उपनिषद है ना, इनको भी हमें कंप्लीट करना है। तो चलो कंप्लीट करते हैं जल्द से जल्द। तो सबसे पहले देखते हैं ब्राह्मण्स को। अब ये ब्राह्मण्स हैं, एक पार्ट है हिंदू श्रुति का। ठीक है, जिसे श्रुति यानी रिवील्ड नॉलेज, और ये ईच वेदा हैज़ अ ब्राह्मण अटैच टू इट, हर एक वेदा में एक ब्राह्मण अटैच्ड है। ठीक है, नॉलेज है, नॉलेज नहीं होगी तो कैसे चलेगा, नॉलेज है हर एक उसमें वेदा में, जो कि एसेंशियली अ कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट है। ठीक है, कलेक्शन है टेक्स्ट का जो कि बताती है हम लोगों को पर्टिकुलर वेदास के बारे में। ठीक है, अब जब यहाँ पर नॉलेज है उस चीज़ के अंदर तो वो हमारे वेदास के बारे में ही बताएगी। उसके बाद यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं क्या, ताकि कैसे हम लोग प्रॉपरली कंडक्ट कर सकें अपने रीति रिवाज हैं उनको हम लोग किस तरीके से लेकर चल सकते हैं। साथ ही साथ व्यक्त करता है सैक्रिफाइस के बारे में, फिर से सैक्रिफाइस के बारे में यहाँ पर चीज़ों को बताता है। और ये लोग कह रहा हूँ, जो ब्राह्मण से ये एक्सप्लेन करता है सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस, एक सिंबॉलिक की महत्वपूर्णता। ठीक है, इस चीज़ को भी बताता है, जो सैक्रेड वर्ड्स होते हैं हमारे धर्म में, दो रीति रिवाज में कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल करा जाता है, तो उनके सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस भी हमारा ब्राह्मण्स बताता है। उसके बाद अरण्यकास के बारे में बात करें तो अरण्यकास क्या है, एक टेक्स्ट है ये भी, जो कि अटैच्ड होता है वेदास से, ये भी वेदास से अटैच्ड होता है। और ये डिस्क्राइब करता है रिचुअल और सैक्रिफाइसेस। ठीक है, रिचुअल्स जो हमारे रीति रिवाज हो गए, और सैक्रिफाइस को यहाँ पर डिस्क्राइब करता है, जो कि इन्वॉल्व होता है वेदास में और काफ़ी अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। उसके बाद ये भी कहा जाता है, जो कंपाइलेशंस है रिचुअलिस्टिक इन्फॉर्मेशन का, ये क्या बताता है, यानी कि जो हमारी रिचुअलिस्टिक इन्फॉर्मेशन है, जो अरण्यकास की इन्फॉर्मेशन है, इसको कंपाइल करके देखा है तो क्या बताता है, ये बर्थ, जन्म और यहाँ पे मृत्यु की जो साइकिल चलती हुई आ रही है उसके ऊपर यहाँ पर ये लिखा गया है। और ये भी आर्ग्यू करा जाता है, जो होली और लर्न मैन, एक यहाँ पर जो ज्ञानी आदमी समझ लो, ज्ञानी आदमी जैसे कि मुनीज हो गए, ये प्रेफर करते हैं रहना फॉरेस्ट में, जंगलों में रहना ज़्यादातर प्रेफर करते हैं ये लोग। अब आते हैं हम लोग उपनिषद के ऊपर। ठीक है, इंटरेस्टिंगली अगर बात करें जो टर्म उपनिषद कहाँ से आया, पहली बात ऊ मतलब एट,
पा मतलब फुट, नी मतलब डाउन, एस मतलब यहाँ पर एड मतलब टू सिट, यानी कि पूरा का पूरा उपनिषद का मतलब क्या हुआ, टू सिट डाउन। ठीक है, टू सिट डाउन नियर द टीचर, टीचर के पास बैठना, यानी आप टीचर के पास बैठोगे, आप समझ लो आप गुरु शिष्य वाले ट्रेडिशन हो गया है ना। अब गुरु के पास जो शिष्य बैठेगा तो कुछ नॉलेज से यहाँ पर एक्सचेंज होंगी, तो यहाँ पर टीचर के पास बैठना ये डिस्क्राइब करता है ये हमारा उपनिषद। और हम लोग के पास 200 से ज़्यादा उपनिषद हैं। ठीक है, और टीचर्स जो हैं इन चीज़ों के बारे में बताते हैं स्टूडेंट्स को। ठीक है, स्टूडेंट्स को यहाँ पर पढ़ाते हैं इन चीज़ों के बारे में, जो स्टूडेंट उनके सामने बैठे हुए होते हैं। और यहाँ पर इस ट्रेडिशन को गुरु शिष्य परंपरा, गुरु शिष्य ट्रेडिशन भी कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर ये सारी क्या है, एक ट्रीटीज़ हैं जो कि लिखी हुई हैं किस चीज़ में, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बारे में, संस्कृत में। ठीक है, ये अब क्या लिखा हुआ है, ये जो यहाँ पर प्रबंध किया गया है सारा, ठीक है, ये जो प्रबंध किया गया है संस्कृत में लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे क्या चीज़ बताती है, वेदास के बारे में, एक मोनेस्टिक और मिस्टिकल टर्म्स को यहाँ पे दर्शाती है ये हमारी उपनिषद। अब ये मोनेस्टिकल और यहाँ पर मोनेस्टिक और मिस्टिकल टर्म्स क्या हो गए, मोनेस्टिक यानी जो आश्रम संबंधी जो हो गए, तपस्वी के समान जो वर्ड्स हो गए, इन टर्म्स को बताती है। साथ ही साथ जो हमारी मिस्टिकल आध्यात्मिक रहस्यवाद जो हमारे टर्म्स होते हैं, उन चीज़ को उपनिषद में बताया जाता है। और जनरली एक लास्ट पार्ट है वेदा का। ठीक है, वेद का यहाँ पे याद रखना, उपनिषद जो है एकदम लास्ट पार्ट है वेद का, और इसे हम लोग वेदांत भी कहते हैं। अब वेदांत के नाम से ही पता चल रहा होगा एंड में अंत आ रहा है, अंत मतलब एंड। ठीक है, एंड, तो इसलिए वजह से यहाँ पर उपनिषद को कहा गया, क्या कहा गया है यहाँ पर, ये लास्ट पार्ट है वेदास का। जो उपनिषद से ये भी कहा गया है, ये ट्रुथ, यानी कि इनका ये मानना है सच्चाई का रास्ता जो चलेगा, जो सच्चाई के रास्ते पे चलेगा वो मोक्ष यानी सैल्वेशन को अचीव कर पाएगा। उसके बाद और क्या चीज़ें बताई गई हैं, जो ये मेंशन्ड हैं 200 उपनिषद, इसमें से जो 108 उपनिषद को बोला गया है वो मुक्ति का कैनन बोला गया है। ठीक है, मुक्ति का कैनन के अब यहाँ पर अब देखो तो जो हमारा मुक्तिक धर्म का आ गया है। ठीक है, मुक्ति के कुछ धर्म के नियम होते हैं उस चीज़ के लेकर। ठीक है, और 108 उपनिषद से ही हमारा जो 108 अपने आपने सुना होगा कि जो 108 रुद्राक्ष की माला बनती है ना, 108 हमारे बीड्स की माला बनती है, मोतियों की माला बनती है, वो वर्ड यहाँ से आया है कि 108 उपनिषद। ठीक, उसके बाद चलते हैं आगे अब कवर करते हैं महाभारत और रामायण के बारे में। चलो, अब जो महाभारत है ये 2 ग्रेट एपिक्स हैं, 2 महाकाव्य हैं, और ये एक पार्ट ऑफ कलेक्टिव मेमोरी बने हैं। ठीक है, जो कि हिंदू रिलीजन फॉलो करते हैं। ठीक है, कलेक्शन है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ है, रामायण के बारे में हर किसी को पता होगा है ना, राम जी की कहानी जो है कि कैसे कैसे उन्होंने जो सीता जी है, सीता जी को वहाँ पर छुड़ा के लाए थे रावण से, रावण किडनैप करके ले गए थे सीता जी को, तो वहाँ से कैसे किस तरीके से छुड़ा के लेके आए थे, जंग जीती थी तो है ना, युद्ध हुआ था, युद्ध जीती थी, तो ये सारी जो है रामायण में बताया गया है। रामायण के बारे में आप सबको पता होगा। ठीक है, अब जो मोस्ट फेमस, अब रामायण के बारे में और क्या चीज़ें बातें हो रही हैं, मोस्ट फेमस और रिवर डिसेंशन जो रामायण का है, रामायण को किसने लिखा है, वाल्मीकि ने लिखा है। ठीक है, हमारे वाल्मीकि गुरु उन्होंने लिखा है, और ये कहलाते हैं आदिकवि। ठीक है, जिसकी वजह से जो सेम लॉजिक दिया है रामायण को, वो भी आदिकव्य का ही दिया है, फर्स्ट अमंग्स द पोएट्री। और यहाँ पर ये फर्स्ट अमंग्स द पोएट हैं, कौन है, वाल्मीकि फर्स्ट अमंग्स द पोएट भी हैं। इस एपिक में, इस महाकाव्य में स्टोरी बताई गई है राम जी की, एक आइडियल मैन के, यहाँ पर एक आइडियल मैन बताया गया है जो कि फॉलो करते हैं 4 ऑब्जेक्टिव्स को, पुरुषार्थ ऑफ मैनकाइंड, मानव जाति के 4 ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो करते हैं। वो ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं, जल्दी से पेन निकालो, नोट डाउन करो। पहला ऑब्जेक्टिव है धर्म, यानी रिलीजन को फॉलो करना। दूसरा अर्थ, यानी जो अचीवमेंट्स होती हैं उनको फॉलो करना। काम, यानी कि अपनी जो फुलफिलिंग वर्ल्डली डिज़ायर्स हैं अपनी, उनको लेकर चलना। मोक्ष, मोक्ष यानी कि जो डिज़ायर्स हैं उनको, उनसे छुटकारा लेना, यानी अपने माइंड को कंट्रोल रखना। तो इन सारी चीज़ों को अगर जो फॉलो करते हुए चलेगा, देन वो डेफिनेटली उसे मोक्ष का जो है अटेनमेंट का मिलेगा। उसके बाद जो रामायण है उसमें 24,000 वर्सेस हैं, 24,000 छंद हैं, और ये डिवाइड करी गई है 7 बुक्स में। 7 बुक्स में रामायण हमारी बटी हुई, जैसे हम कहते हैं खंड, जहाँ पर राम जी जो है वो जीत हासिल करते हैं रावण के ऊपर, और अपनी वाइफ को यानी सीता जी को वापस लेकर आते हैं। और ये यहाँ पर क्या बताती है, रामायण बताती है एक अच्छाई की जीत बुराई के ऊपर। ठीक है, अच्छाई की हमेशा जीत होती है बुराई के ऊपर, तो ये हमारे रामायण का जो है एक मॉरल है। ठीक है, आप इससे ये सीख ले सकते हैं। उसके बाद आते हैं महाभारत के ऊपर। महाभारत में कुछ सेवरल वर्जन्स है, काफ़ी सारे वर्जन्स हैं, बट जो मोस्ट पॉपुलर है
जो लिखा गया है वो है वेद व्यास। ठीक है, वेद व्यास लिखा गया है और ये लिखा गया है संस्कृत में। और यहाँ पर कितने थे इनिशियली, सबसे पहले जब ये लिखा गया था तो इसमें 8800 वर्सेस थे। ठीक है, फिर उसके बाद जो ये वर्जन है ये क्या कहलाया जाता था, जया, जया कहलाया जाता था और इसे स्टोरी ऑफ विक्ट्री भी कहा जाते थे, यानी कि जीत की कहानी भी कहा जाता था। फिर कुछ सेवरल स्टोरीज को इसमें कंपाइल करा गया, ऐड करा गया, सेवरल स्टोरीज को कलेक्शन जो है जो इकट्ठा कर रखा था वो सब ऐड करा गया। जो फिर उसके बाद जब ऐड कर दिया तो जो छंद थे वो इंक्रीज हो गए, है ना। अभी 8800 थे, अब 24,000 यहाँ पर छंद हो गए इंक्रीज हो गए। और इसे रीनेम करा गया, भारत यहाँ पर दोबारा नाम दिया गया। एक अर्लीस्ट वैदिक ट्राइब्स के बाद यहाँ पर भारत इसका नाम पड़ा। करंट फॉर्म यहाँ पर कितनी है, अभी जो करेंटली इस समय आज के टाइम पे कितने छंद हैं महाभारत में, 1 लाख छंद हैं, 1 लाख वर्सेस हैं जो कि डिवाइड करे गए हैं 10 चैप्टर्स में। ठीक है, इस टेक्स्ट में। और यहाँ पर इसे क्या कहा जाता है, इतिहास पुराण, यानी कि माइथिकल हिस्ट्री भी इसे कहा जाता है। उसके बाद जो ये स्टोरी है महाभारत, ये बेस्ड है लड़ाई के ऊपर। महाभारत नाम से सुना ही हो रहा होगा, महाभारत होती है दोनों के बीच में, किसके बीच में, कौरव और पांडव के बीच में। क्योंकि यहाँ पर ये चाहते थे ये जो हमारा सिंहासन है हस्तिनापुर का उसको लेना, तो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ये पूरी महाभारत में बताया गया है। साथ ही साथ जो सूत्रधार हैं स्टोरी के, जो स्टोरी बताते हैं लॉर्ड कृष्णा यहाँ पर। और यहाँ पर महाभारत जो है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट भी बताए गए हैं हिंदूज का, जिसे कहा जाता है भगवद गीता। अब भगवद गीता हमारे लिए आपने सुना होगा जो भगवद गीता में क्या चीज़ें हैं। भगवद गीता में कृष्ण जी ने अपने मुंह से कुछ बातें बताई हैं अर्जुन को कि हम लोग को ज़िंदगी को किस तरीके से जीना है। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में भगवद गीता लिखी गई है। उसके बाद और क्या एलोबरेट करा है, प्रॉब्लम ऑफ वायलेंस वर्सेस नॉन वायलेंस, प्रॉब्लम बताई है वायलेंस वर्सेस नॉन वायलेंस। और एंड में बताया है धर्म के बारे में, रिलीजन के बारे में। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ डिफरेंस है जिसमें वेरियस काइंड्स ऑफ धर्म और यहाँ पर बताए गए हैं इस हमारे महाभारत में। उसके बाद जो ये अर्जुन है, अर्जुन ने क्या प्रेफर करा था, अपने धर्म को जो है वो सबसे आगे रखा, उसके प्रति फिर कृष्ण जी की सुनते हुए यहाँ पर युद्ध में कदम रखा, है ना। उसके बाद जो मानव जाति है उसको क्या फॉलो करना चाहिए, यहाँ पे बता रहे हैं मानव जाति को फॉलो करना चाहिए निष्काम कर्म। ठीक है, यहाँ पर ये काम को उसको फॉलो करना चाहिए। उसके बाद दैट इज़ यानी कि परफॉर्म वन ड्यूटी टू फैमिली एंड द वर्ल्ड इन अ सेल्फलेस वे, यानी कि परफॉर्म करना ड्यूटी को, अपनी जितनी भी ड्यूटीज़ हैं। मतलब क्या है, अपने कर्म को करते रहो, फल अपने आप मिलेगा। ये मत सोचो कि हाँ कि फल क्यों नहीं मिल रहा, अपने जो कर्म कर रहे हो उसे करते रहो। ठीक है, तो गाइस आज का लेक्चर हम करते हैं यहाँ पर ही एंड महाभारत के साथ। और अब जो अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा उसे हम लोग पुराण से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग कवर करेंगे पुराण को। ठीक है, पुराण के बाद हम करेंगे उपपुराण, फिर कुछ संस्कृत लिटरेचर के बारे में बात करेंगे, संस्कृत ड्रामा, संस्कृत पोइट्री, अदर मेजर संस्कृत टेक्स्ट जो थे, लिटरेचर पाली और प्रकृत के बारे में, कुछ बुद्धिस्ट लिटरेचर टेक्स्ट। तो फिर उसके बाद आता है हमारा जैन लिटरेचर। ये सबको हम कवर करेंगे धीरे धीरे, क्योंकि हम छोटे छोटे लेक्चर्स बना रहे हैं और डिटेल में बना रहे हैं, ताकि आपको जो मेन पर्पस क्या है, आपके दिमाग में जो है, माइंड में सारी चीज़ें जो है एकदम पिक्चर्स की तरह बैठ जाए। ठीक है, अब अच्छी तरीके से बैठ जाएगी चीज़ें, अगर आप यहाँ से देखते हुए आप समझते हुए चल रहे हो तो अच्छी तरीके से जो चीज़ें हैं सारी वो आपके माइंड में बैठ जाएंगी, तो आप ईजिली जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, है ना। तो इसी वजह से यहाँ पर जो लेक्चर्स हैं उनको डिटेल में थोड़ा बनाया जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा कवर कर चुके हैं हम लोग। 13 चैप्टर चल रहा है, उसके बाद कुछ चैप्टर्स और हैं, जल्द से जल्द यहाँ पर इसको हम लोग निपटाएंगे बुक को। और आप लोग बाद में इसे देखना कि आप लोग जो है कोई भी चीज़ यहाँ पे मिस नहीं करोगे इस बुक से, क्योंकि जितनी भी चीज़ें जैसे मैंने अभी बताया आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सारी कवर कर दी गई हैं। तो अभी आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दें अनअकैडमी के बारे में, जैसे हमने अभी बताया था स्टार्टिंग में। अगर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आप ले सकते हैं। 6 जुलाई से जो है 3 बहुत जो है शानदार बैच स्टार्ट होने वाला है अनअकैडमी पे। आपको कोड इस्तेमाल करना है अगर आपको जो है डिस्काउंट चाहिए, UPSC YT अगर कोड इसका इस्तेमाल करते हो देन यू कैन गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। ठीक है, आप इसको इस्तेमाल करते हुए आपको डिस्काउंट मिल सकता है, तो डिस्काउंट के लिए ज़रूर इस कोड का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, तो गाइस करते हैं अपने इस लेक्चर को आज एंड, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बाय बाय।